चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेज सी जेई नीट के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक हमने पूरा उधेड़ दिया है फिजिकल केमिस्ट्री को, और फिजिकल केमिस्ट्री में काफी कुछ जान चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए अध्याय की, और उसका नाम है इक्विलिब्रियम। आज से हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के आखिरी के जो 2 चैप्टर बचे थे, उसमें से उन चैप्टर्स की पढ़ेंगे उसके बारे में। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मो पढ़ा, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। क्वेश्चंस रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फायदा कुछ नहीं रहेगा। दूसरा उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे टफेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक कोई चैप्टर लगते हैं तो ये 2 चैप्टर लगते हैं। एक तो केमिकल, एक तो इक्विलिब्रियम, और दूसरा थर्मोडायनामिक्स। और तो थर्मो तो हो गया है, अब चल रहा है इक्विलिब्रियम। इसके बाद फिजिकल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके फिजिकल में सिर्फ 3 चैप्टर रह जाएंगे हमारी साइड से। पहला रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडॉक्स दोनों इजी चैप्टर्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो भी इजी है। चलिए तो हम इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग करते हैं। तो व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम माना ये आपके पास एक रिएक्शन है, A plus B to make C. A and B then react and to give C. इनिशियली क्या होगा, A और B अपने पूर्ण मात्रा में हमें नजर आता हुआ दिखाई दे। कुछ समय के बाद, हाँ यह आप कह सकते हो T बराबर T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, देखिए इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद चलेगा आयनिक, और जो सबसे बड़ा भी माना जाता है। A प्लस बी से C बन रहा है, या A से आपका C बन रहा है। अगर ये A प्लस बी कर लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड, आगे जाने वाले रेट को बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड। और सी से टूटकर वापस बी से ए और बी बनने को रेट को बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ जाता है, that means if rate of forward is equals to rate of backward, then we having to say the condition is look like for an equilibrium. अगर rate of equilibrium, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ जाए, दिख नहीं रहा, तब आप इस कंडीशन को बोलते हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसका मतलब अगर आने वाले का रेट और उससे मिलकर वो बनाने का रेट, अगर दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब आप कहते हैं कि आपको जो मिलेगा वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। क्या है? ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, ओके सर। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा रेट ऑफ इसका ग्राफ है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन कौन फॉलो कर रहा है, आपसे जो है ये पूछा गया है। देखिए
देखिए ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व है, और ये रेट मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड के रेट वाले ग्राफ। बताइए कौन सा जो भी आपको पढ़ाया है इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है? देखिए हमने ये पढ़ा है सर कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है तब आप कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो। सर अगर हम ये पहले ग्राफ की बात करते हैं तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, सबके इसमें यही कहानी है, ठीक है। और ये इसकी रिएक्टेंट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ इक्वल तो नहीं हो रहे। इक्वल होने का मतलब है दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे मिलना, वही होता है इक्वल। तो होने तो गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम के बाद एक लाइन में आ गए, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो इसका मतलब जी हाँ ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है? सो दैट मींस दिस इज नॉट ट्रूली, ये तो नहीं कर रहा। लेकिन कंसंट्रेशन में सर क्या होता है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में होता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों कांस्टेंट हो जाने चाहिए, वो होता है, वो कंसंट्रेशन हो। मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एक दूसरे कांस्टेंट हो चुके हैं और नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो चुका है और ये भी पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट और हो चुके हैं और नहीं बढ़ रहे हैं। यही सारी हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो नीचे वाले कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में आपका ये तीनों आंसर होगा और रेट टाइम ग्राफ में केवल वही वाला आंसर होगा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि सर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा तो क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है दैट मीन्स कि वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर सर कंसंट्रेशन टाइम कर्व है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर दोनों ही की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए पर्टिकुलर टाइम के बाद, दैट मीन्स तब आप कहेंगे कि अब वो किसमें आ चुका है, अब वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो ये कंडीशन होती है और इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं पेपर्स में जिनको आप कर सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्या बोला गया है यहाँ पे पढ़ने का एक बार ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपका कि इन रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 लीटर कंटेनर में लिए जाते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अमोनिया हैज 2 मोल, अमोनिया के 2 मोल हैं। मेक अ कंसंट्रेशन एंड टाइम कर्व फॉर ऑल द स्पीसीज। इन सभी स्पीसीज के लिए आपको क्या बनाना है, एक कंसंट्रेशन टाइम कर्व को यहाँ पर डिनोट करना है। आइए कैसे करेंगे एक बार समझने का इसको ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका रिएक्शन करते हैं। चलिए और आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक्स को। देख लीजिएगा आपको दिया गया है बैलेंस माने से क्या है, अभी बैलेंस क्वेश्चन ने कहा है कि इनिशियली आपने नाइट्रोजन के मोल लिए हैं 4, इसके मोल लिए हैं 8, 1 लीटर का कंटेनर है और स्टार्टिंग होती है 0 टी बराबर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा,
इसमें से कुछ मोल हट जाएंगे। एक में x बनते हैं तो तीन में कितने घटेंगे? 3x घटेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 3x। और जहाँ घटते हैं तो वहाँ बनेंगे। एक में x घटे तो दो में कितने बनेंगे? 2x बनेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है एट इक्विलिब्रियम अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है, नहीं मोल्स दिए हैं, अमोनिया के जो मोल्स है वो दो है, मतलब ये दूसरे के बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन के क्या कंसंट्रेशन रहेगी? 4 माइनस 1 मतलब 3 एंड हाइड्रोजन के 8 माइनस 3 मतलब 5। तो अब इसका हम कर्व डिनोट करते हैं, कर्व बनाते हैं। तो आपको 1 से लेकर 8 तक लिखना पड़ेगा क्योंकि मोल्स आपको डिफाइन करने हैं। आइए अपना कहानी करते हैं और यहाँ पर आप समय दिखाते हैं, ठीक है? t बराबर 0 लिख लिया है और फिर उसके बाद मैंने कोई इक्विलिब्रियम का टाइम है, ठीक है सर? होगा क्या? स्टार्टिंग में पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सर स्टार्टिंग में नाइट्रोजन 4 मोल था, तो यहाँ से स्टार्टिंग में फिर उसके बाद वो 4 से घट के 3 हो गया, मतलब वो घट गया है। सर आप इसको ऐसे लें, अब वो 3 हो गया है, t बराबर इक्विलिब्रियम। वो गाने में देखो। अब सर जो हाइड्रोजन है वो स्टार्टिंग में 8 था और 8 से 5 हो गया, मतलब 8 से घटी कितना हो गया? 5। अब सर अमोनिया की बात करते हैं, स्टार्टिंग में 0 था, अब हो गया है 2, वो 2 तक बनाएंगे। और ये t बराबर इक्विलिब्रियम पर है। अब आप देखेंगे सही से थोड़ा बना लेंगे तो सही है। तो ये वो वाला कर्व होगा, ये वो वाला टाइम होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो ना तो आपका ना तो आपका नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, ना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घट रहा है बढ़ रहा है, और ना ही आपका अमोनिया कंसंट्रेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। तीनों का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के बाद फिक्स हो गया है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए जो इक्विलिब्रियम कर्व आएगा वो मेरा ऐसा आता हुआ नजर आएगा। हमको इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पे डील करना था। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दिया जाता है, आप जाके उन्हें प्रोसीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगार्ड करते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? पहला बात ये कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम जब आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनामिक इन नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब ये है कि आप इक्विलिब्रियम को स्टॉप कर सकते हैं, हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके या कुछ और चीज़ डाल। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो डायनामिक नेचर के होते हैं। अगला, केमिकल इक्विलिब्रियम आर क्वासी स्टैटिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? क्वासी स्टैटिक्स होते हैं नेचर में। इसका मतलब उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है और रेट सेम होता है, तो वो क्वासी स्टैटिक होते हैं। दो प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए नजर आता है, कौन सी? रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पर जो सिस्टम होता है वो अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस करते हुए नजर आता है। Any disturbance caused by external agent, system tends to achieve in equilibrium state again. मैं कुछ डिस्टर्बेंस लाऊंगा पूरे सिस्टम में, होगा क्या? कुछ देर के बाद उस सिस्टम में फिर से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये सारी कहानी होती है इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हुए, और इन सब चीज़ों को आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई में 2026 में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि आ जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इस तरीके का क्या पता आ जाए, वरना हम कंसेप्ट तो सारे पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन है, भैया खाना पीना 2 3 वो ये खा लो, देख पापा को करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
और यह कंसंट्रेशन दी है 0.1, 0.2, 0.3। तो ये कहानी है मोटा भाई। तो आपको ये दिया है ए से बी जा रहा है, खाने अभी 6 बजने में भी टाइम है। ए से बी जा रहा है और बोल रहा है कि विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। ये एन का वैल्यू आपको बताना है। चला दिया। ठीक है, देखिए ऑर्डर करने जाना है। ये कर्व है, हो गया नहीं जाना है, फिर जाना फिर है और ये जा रहा है ऐसे, पानी भर के रख दे बेटा। ठीक है। और इक्विलिब्रियम आ रहा है 5 सेकंड। एक मिनट दे दे बस। हां एक मिनट दिन तो देखिए 3 दिन से चला रहा स्टार्टिंग पर ये 0.6 था और ये 0 था। कुछ समय के बाद ये घट गया और ये कितना बन गया एंड टाइम। और एंड टाइम में कितना हो गया है 0.6 हो गया। तो इसका मतलब एनएक्स का वैल्यू हो गया 0.6। ठीक है, 0.6 हो गया। और एट इक्विलिब्रियम पर ये कितना है 0.2। इसका मतलब 0.2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 0.4। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 0.6 और 0.4। इसका मतलब n का वैल्यू आ गया आपका 3/2। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों में यहाँ पे हल करना है।